आगे पढ़ते हैं जी। लिबर्टी। लिबर्टी क्या मतलब है लिबर्टी का? आजादी। देखो ये भी क्वेश्चन प्री में आए हुए हैं। लिबर्टी का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? ठीक, और 3-4 स्टेटमेंट दी होंगी तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। पहले तो है जी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, मीन पाबंदियां नहीं लगानी ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के ऊपर आपने पाबंदियां नहीं लगानी ताकि उसका टैलेंट निखर कर बाहर आए। ये अप्रोच होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा है एट द सेम टाइम, एक तो आपने पाबंदियां नहीं लगानी, दूसरा उसके टैलेंट को बाहर आने में आपने मदद भी करनी है। कैसे? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स, उनको ऐसी अवसर प्रोवाइड करने हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटीज, ताकि उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व निखर कर सामने आए। ये बात याद रखो, फिर मैं बोल रहा हूं। लिबर्टी का मतलब है एक तो उनके ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर पाबंदियां नहीं लगानी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। दूसरा, उनको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी है। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटीज, ताकि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। ये बात हो गई। ठीक है, ये दोनों बात आपने याद रखनी है। अब आजादी का मतलब, या हम कहें कि उनके ऊपर रिस्ट्रेंट्स लगाने का, रिस्ट्रेंट ना लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है, आप कुछ मर्जी करो, जो कुछ मर्जी करो। देखो, जब हम कुछ चीज पढ़ते हैं ना, उसको टोटलिटी में पढ़ना होता है। एक आध लाइन पढ़कर हम गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मीना, आजादी का मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया है, आप जो मर्जी करो। आपके ऊपर प्रॉपर लिमिटेशंस भी लगी हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हैं, कंडीशंस भी लगी हैं संविधान के द्वारा ही। दिस प्रॉपर लिबर्टी हैज टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। संविधान में लिमिटेशंस भी बता रखी हैं भी भाई साहब, इस दायरे के अंदर रहकर। द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, ठीक है ना? लिबर्टी प्रीएम्बल में सीधा सीधा मेंशन है, और फ्रीडम भी आपके फंडामेंटल राइट में मेंशन है ना? राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट है। तो ये जो लिबर्टी है ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है ना? एब्सोल्यूट नहीं है। ये क्या है? क्वालिफाइड है। इनके ऊपर कंडीशंस हैं। देयर आर प्रॉपर लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन इट। इनके ऊपर कंडीशंस लगा रखी हैं, लिमिटेशंस लगा रखी हैं, शर्तें लगा रखी हैं। ऐसा नहीं है कि आप के मन में जो है आप करो। और ये दो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तीनों को इकट्ठा पढ़ना है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहां से लिया है हमने? हमारे संविधान ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था ना, फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में से लेकर 1799 तक। ठीक, तो तब वहां से ये कंसेप्ट लिया है फ्रेटर्निटी वाला, लिबर्टी वाला, इक्वालिटी वाला। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एफ से फ्रेटर्निटी, एफ से फ्रेंच। आप ऐसे याद कर लेना। और जो आइडियल ऑफ जस्टिस था वो कहां से लिया था? याद करो, रशियन रेवोल्यूशन से। आपने सिंपल ऐसे पढ़ना ही नहीं है, इसके नोट्स बनाने हैं, लिख लिख कर पढ़ना है, और फिर एक दूसरे को फ्रेंड सर्कल में ऐसे पूछना भी है। हाँ भाई, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आइडियल हमने कहां से लिया है? आइडियल ऑफ जस्टिस कहां से लिया है? एक दूसरे से ऐसे ही पूछना है जब खाना खा रहे हो, जहां इकट्ठे बैठे हो, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे ढंग से हो जाए। आगे बात आती है जी इक्वालिटी। क्या मतलब है इक्वालिटी का? इसका मतलब है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक तो इसका मतलब यह है कि किसी समाज के किसी एक तबके के पास कुछ खास विशेषाधिकार नहीं होंगे
उनके पास प्रिविलेजेस नहीं होंगी। एक तो ये बात हो गई, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और साथ ही क्या है इक्वालिटी का मतलब, जो पीछे रह गए हैं उनको ऊपर उठाने के लिए भी काम करना। एडुकेट अपॉर्चुनिटीज शुड बी मेड अवेलेबल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, सारे जब सरकार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी तब भी सरकार ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है। स्पेशल प्रिविलेज नहीं किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, और एडुकेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी। द प्रीएम्बल सिक्योर्स इक्वालिटी ऑफ, अब उसमें कौन कौन सी इक्वालिटी मेंशन है प्रीएम्बल में, आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी। आगे है जी इक्वालिटी के 3 डिमेंशंस हैं, 3 हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। देखिए, तो सिविक, ठीक है, नागरिक शास्त्र, नागरिकों से संबंधित। तो फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स जो हम पढ़ेंगे ये सिविक इक्वालिटी के को एम करते हैं। सिविक इक्वालिटी के लिए ये फंडामेंटल राइट्स हैं, बराबरता के, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है जी, कानून के सामने बराबर, आर्टिकल 14, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, भी आपने भेदभाव नहीं करना, ना तो धर्म के आधार पर, ना नस्ल के आधार पर, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये बात हो गई। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों के लिए बराबरता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी हटानी, छुआछूत हटाना, आर्टिकल 17। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स हटाने हैं, आर्टिकल 18। इसको आपने पढ़ लेना है, समझ लेना है, ये बार बार आएंगे। तो ये किसके लिए है, सिविक इक्वालिटी के लिए। ठीक है जी। आगे है जी पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी है संबंधित वोट देने से, मतलब आपको वोट देने का भी अधिकार है सबको, जिसकी उम्र 18 या 18 साल से अधिक है उसको आप रीजन, रेस मतलब नस्ल, कास्ट या सेक्स के आधार पर आप उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई तुमको वोट देने का अधिकार नहीं है, ये बात होगी। और दूसरा, खुद अपने आप को इलेक्ट करवाने का, मीन इलेक्शन लड़ने का। ठीक है, वोट देने का भी और वोट लेने का भी, ये आते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी में। देखो जी संविधान में क्या मेंशन किया है इनके लिए, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल, किसी भी पर्सन को इनएलिजिबल नहीं कह सकते आप, किसके लिए, फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स, भी उसके पास वोट देने का अधिकार आप खो नहीं सकते, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। कौन सा आर्टिकल, 3 to 5, कि आप वोट देने का अधिकार है। दूसरा है द इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज इज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। ठीक है ना, आर्टिकल 3 to 6 कहता है कि लोकसभा, एमपी और एमएलए के इलेक्शन अडल्ट सफरेज के हिसाब से होंगे, भी जिसकी उम्र 18 या 18 साल से अधिक है वो सारे वोट दे सकते हैं। इसको आप पढ़ लेना आपने। आगे है जी तीसरा कौन सा था इक्वालिटी वाला, इकोनॉमिक डिमेंशन। तो ये है कि जैसे मेन है और वोमेन है, औरत और मर्द दोनों को क्या है, अगर वो समान काम करते हैं तो समान रिम्यूनेशन, मीन उनका नौकरी में औरत और मर्द का भेदभाव नहीं करना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39 कहता है सिक्योर्स इक्वल राइट टू
एंड एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, राइट, और जीवन निर्वाह के साधन, एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये सब चीजें किसके लिए? फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। मीन आपने जब इन्होंने सही समान काम किया है तो आप इनमें आपस में भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये बात होगी किसकी जी? किसकी बात होगी? इक्वालिटी की। इसको आपने पढ़ लेना है। अच्छा जी, ये बातें, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये बाद में फिर आएंगे डिटेल में, वहां भी हम करेंगे डिस्कस। आगे है जी फ्रेटर्निटी, भाईचारा, आपस में प्रेम भाव। ठीक है जी। तो देखिए, जब हम जैसे एग्जांपल देते हैं कि फला नेता ने फला धर्म के लिए ये शब्द चूज किए, ठीक, तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी वाले ऐसी बात कह देते हैं भी हम नहीं कहते, फला नेता ने कहा है। पर ये भूल जाते हैं कि उसी फला नेता ने फ्रेटर्निटी की भी बात की है, ब्रदरहुड की भी बात की है। ठीक है। तो होता क्या है कि आम इंसान कुछ चुनिंदा बातें ही करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं। ये बात फिर कभी करेंगे। हम आते हैं फ्रेटर्निटी में। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है आपस में सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। ठीक। तो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने के लिए हमारे संविधान ने क्या क्या प्रोविजन दी है, ये देखो। पहला तो है जी सिंगल सिटीजनशिप, भी हम सब भारत के नागरिक हैं। हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे हमको स्टेट की नागरिकता नहीं है। यूएस में क्या है, आपकी डबल सिटीजनशिप होती है। आप यूएस के सिटीजन भी होते हैं और एक पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजन भी होते हैं। पर इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, ताकि हमारे में आपस में अंदर एक भावना हो कि हम सब भारतीय हैं, एक देश के बाशिंदे हैं, सिटीजन हैं। अच्छा जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो से दैट, है ना, क्या कहता है, और भी क्या कहता है, सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या होगी, हमारे सभी नागरिकों की, सिटीजन्स की ड्यूटी, टू प्रमोट हार्मोनी, कि आपस में समन्वय, हार्मोनी को प्रमोट करो, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आपस में कॉमन सामान्य भाईचारा प्रमोट करो, अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। ट्रांसेंडिंग मतलब आपने धर्म के आधार पर लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी को पार करके आपस में क्या है, समन्वय और कॉमन ब्रदरहुड वाली फीलिंग को प्रमोट करना है। तो ये क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A। कौन सा पार्ट, पार्ट 4A। ठीक है जी। तो ये भी क्या है, प्रमोट करती है ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी का एम क्या है कि हमारा ensuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation, हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी, देश यूनाइट रहे, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, मिलकर एक इंटेग्रल होल बनकर रहे। ये बात तो आप समझ गए होंगे। और उसके साथ साथ क्या है, आपस में भाईचारा होगा तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी मेंटेन रहेगी। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंडिविजुअल की मटेरियल वेलबिंग हो, ये तो है ही है। मटेरियल वेलबिंग मतलब उसको बेसिक जीवन निर्वाह की सुविधाएं हो, मटेरियल वेलबिंग, ठीक, पदार्थिक सुख सहूलतें हो, ठीक है जी। डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, ये भी है, तो ही तो सबकी इंडिविजुअल डिग्निटी, क्योंकि सबको लगेगा कि हम वोट डाल सकते हैं, हमारी वैल्यू वोट की बराबर है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी है क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस दैट द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सैक्रेड, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल को भी हमने फोकस करना है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी भी सैक्रेड है। तो इसके लिए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को मेंटेन करने के लिए हमारे संविधान में कई प्रोविजंस है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजंस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रोविजन, ठीक है जी। इसके साथ साथ
एक एग्जांपल देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐसी प्रोविजंस है। कैसे कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या ड्यूटी होगी? टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ऐसी प्रैक्टिसेस जो वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ जाती हो उसको आपने हटाना है, खत्म करना है। तो हम कह सकते हैं डिग्निटी ऑफ वुमेन इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी डिग्निटी को इंश्योर करने की। आगे है जी सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है? प्रीएम्बल हमारे संविधान की बेसिक फिलॉसफी है और इसमें ऐसी फंडामेंटल वैल्यूज हैं जिसके बेस पर हमारा संविधान बना है। जहां हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल में बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके साथ साथ ये क्या है, एक विजन बताता है, ड्रीम एंड एस्पायरेशन बताता है। किसका विजन, किसका ड्रीम? हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने संविधान निर्माण किया, उनका क्या विजन था कि हमने कैसा इंडिया बनाना है। वो सब क्या है चीजें हमारे प्रीएम्बल में एक हिसाब से विजन वो दिखता है। तो एक क्वेश्चन है जी, क्या जो प्रीएम्बल है हमारे संविधान का पार्ट है? हुआ क्या था ना कि जब सारा संविधान बन गया तो प्रीएम्बल उसके बाद ऐड किया गया था। तो ऐसी कुछ और आपत्तियां थी, तो केस पहुंच गया जी सुप्रीम कोर्ट के पास भी, क्या प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है। तो पहले 1960 में बेरूबरी यूनियन केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ भाई प्रीएम्बल का काफी सिग्निफिकेंस है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, पर उसने ये कह दिया, स्पेसिफिकली कह दिया कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। ये बात कब कही? बेरूबरी यूनियन केस में। पर बाद में ना केशव नंदा भारती केस इन 1973, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके पहले वाला ओपिनियन था, खुद का ओपिनियन, वो जो बेरूबरी यूनियन केस में था उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा क्या कि जो प्रीएम्बल है वो इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का पार्ट है। तो इसके बाद फिर LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी अगेन इट वाज हेल्ड दैट क्या प्रीएम्बल क्या है, हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या केशव नंद भारती केस पक्ष में था, उसने कहा था प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं पार्ट है। ऐसी कुछ चीजें आपको देकर पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो आपने याद रखना कि पहले बेरूबरी केस में कहा था कि नहीं है पार्ट, और फिर केशव नंदा भारती केस और LIC केस में कहा गया हाँ भाई प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है। तो कुछ चीजें देख लेते हैं। क्यों, जो प्रीएम्बल है किसने एनेक्ट किया, किसने बनाया, किसने एनेक्ट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही तो संविधान बनाया। तो जैसे संविधान की और प्रोविजन थी वैसे ही प्रीएम्बल को भी मूव किया गया, एनेक्ट किया गया, पास किया गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाया था। ये एक बात हुई। और दूसरी बात है कि एक क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल को संविधान की कंप्लीशन के बाद ही क्यों ऐड किया गया? तो आंसर है क्योंकि प्रीएम्बल में हमारे संविधान की बेसिक फिलॉसफी है ना, तो इसलिए पहले संविधान बनाया, तो उसकी कॉन्फर्मिटी के हिसाब से फिर प्रीएम्बल की वर्डिंग बनाई गई। ठीक है ना, सो एज टू इंश्योर कॉन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए पूरा संविधान बनाने के बाद प्रीएम्बल ऐड किया गया। अच्छा जी, तो कुछ टेक्निकल बातें भी हम पढ़ लें कि वाइल फॉरवर्डिंग द प्रीएम्बल फॉर वोट्स, जब प्रीएम्बल के ऊपर वोट होनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड सेड, तो उसने क्या कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, के प्रेसिडेंट ने, द क्वेश्चन इज
दैट प्रीएम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है। ठीक है जी। जब ये बात कही गई तो फिर उस हिसाब से सबने अपने मत दिए थे। तो इसका मतलब ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। द मोशन वॉज देन पास्ड एंड अडॉप्टेड। ठीक है जी। फिर मोशन पास भी हो गया, सबकी सहमति मेजोरिटी मिल गई और उसको अडॉप्ट किया गया। मोशन क्या, जो आपने प्रोविजन आपने जो सदन के सामने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने चीज रखी उसे कहते हैं हाँ भी मैं इसको मूव करवाता हूं, वो हो गया मोशन। तो उसके ऊपर फिर मेजोरिटी से अगर वो पास हो गया तो वो हो गया अडॉप्ट। तो उसकी वर्डिंग में ही ये था कि प्रेसिडेंट ने ही कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कि प्रीएम्बल स्टैंड्स फॉर एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस द प्रेजेंट पोजीशन क्या है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है, द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात हो गई। पर कुछ टेक्निकल दो चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है कि वो क्या, प्रीएम्बल इज नीदर ए सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। जो हमारे कानून निर्माता हैं, एमपी एमएलए हैं, तो ना तो जी उनको सोर्स ऑफ पावर है, ना ही उनकी पावर के ऊपर कोई प्रोहिबिशन है। ठीक है जी। तो जो उनकी पावर्स है एमपी एमएलए की, लेजिस्लेचर्स की, वो उसको अफेक्ट नहीं करता प्रीएम्बल, एक बात। और दूसरा है कि इट इज नॉन जस्टिसेबल। प्रीएम्बल में कोई बात है अगर वो नहीं मानी गई तो आप उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते भी हाँ देखो जी प्रीएम्बल में तो ऐसा लिखा है। नॉन जस्टिसेबल मीन इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्स ऑफ लॉ। कोर्ट में इनकी प्रोविजंस एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है ना। तो वैसे इसका अपना सिग्निफिकेंस है प्रीएम्बल का, आपको पता है कि कभी कभी जब सुप्रीम कोर्ट को भी अड़चन आती है संविधान को इंटरप्रेट करने में तो वो प्रीएम्बल की सहायता लेते हैं। प्रीएम्बल हमारे संविधान की फिलॉसफी है, इसमें फंडामेंटल वैल्यूज है संविधान की, और हमारे संविधान निर्माताओं का विजन क्या था, ड्रीम क्या था, वो कैसा इंडिया चाहते थे, वो हमें प्रीएम्बल से पता चलता है। आगे बात आती है जी अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। क्या प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं? मैंने बताया था अगर आंसर आपको नहीं भी पता पर इतना पता है कि हाँ भाई 1976 में हमने इसको अमेंड करके इसमें 3 शब्द ऐड किए थे, SSI, S से सोशलिस्ट, S से सेकुलर, I से इंटीग्रिटी, 3 शब्द ऐड किए गए हैं। तो इसका मतलब अमेंड किया गया है, ये अमेंडेबल है, प्रोवाइडेड कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी ना हो, हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं। और अब तक सिर्फ एक बार ही प्रीएम्बल अमेंड हुआ है। द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड विदाउट अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। हम अमेंड तो कर सकते हैं पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अल्टर नहीं करना। और हम पढ़ चुके हैं क्या, द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड इन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसने क्या किया था, 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक। दिस वाज द ओनली टाइम दैट द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड। यही एक टाइम था जब प्रीएम्बल अमेंड हुआ था। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जी खत्म होता है जी। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ आएंगे। शुक्रिया जी, नमस्कार।